हेलो एवरीबॉडी, मैं सरविंद कुमार रोजगार ग्लोबल स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह सिलेक्शन सीरीज का पार्ट नंबर 7 है। इस पार्ट में अगले महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि 405 रेशियो बाई प्रोपोर्शन बाई रेशियो 125। पहले ये समझिए, ए रेशियो बी को हम क्या लिख सकते हैं। तो ए रेशियो बी का अर्थ होता है ए बटा बी, यानी फ्रैक्शन के रूप में रेशियो को फ्रैक्शन के रूप में ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ए बटे बी को रेशियो के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये रेशियो जो दिया गया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 405 डिवाइडेड बाई वाई लिख सकते हैं। और ये रेशियो को, दो संख्याओं के बीच रेशियो है, इसको क्या लिखेंगे, बाई बटे 125। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समानुपात। समानुपात का मतलब होता है कि दोनों अनुपात, देखिए तो ये दो अनुपात है ना, ये दोनों अनुपात समान है, यानी प्रोपोर्शन के जगह पे हम इक्वल टू रख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 405 मल्टीप्लाई बाई 125, सट जाएगा ऐसे ऐसे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई इस साइड लिख लेते हैं, अंडर रूट हो जाएगा किसका, 405 मल्टीप्लाई बाई 125। इसका एक तरीका तो ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, और फिर गिवन जो संख्या रिजल्ट आएगा उसका वर्गमूल निकाल दो। दूसरा वर्गमूल निकालने का ये तरीका क्या है, तो फैक्टर कर दो। फैक्टर से भी तो वर्गमूल निकालते हैं। इसका फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 पचे 125। इसका फैक्टर करेंगे तो 5 से डिवाइड करें तो 5, 8 पचे 40, यानी 81 पचे। इसका अंडर रूट लिखना है, 81 25। और यहाँ देखिए तो 5 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 25। इसमें जितने भी संख्या हमने फैक्टर के रूप में लिखा है उसका आप अंडर रूट जानते हैं। अगर एक से अधिक संख्या अंडर रूट के रूप में हो, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट बी रिप्लाई मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट सी। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतना लिखने की क्या आवश्यकता है, इसको डायरेक्ट अंडर रूट को, 81 का अंडर रूट कितना होता है, 9। अब अंडर रूट खत्म हो गया। 25 का अंडर रूट 5, और 25 का अंडर रूट कितना हो गया, 9 पचे 5 पचे 25, 25 नवा 225। ये हमारा आंसर हो गया, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये तो थोड़ा सा लेंदी आपको प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट था कि प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो अनुपात को बराबर करना है। अब इसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे चलते हैं, देखिए हमने यहां से क्या पकड़ा, इसको रेशियो लिखने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों नजदीक वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए तो बाई इज टू बाई बाई स्क्वायर। और दोनों देखिए दूर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी दोनों पास पास नजदीक वाला मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों दूर दूर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल टू कर रहे हैं। तो क्यों ना हम डायरेक्ट ऐसा ही करते हैं, इतना लिखने की क्या आवश्यकता है, डायरेक्ट ऐसा ही करते हैं। यानी नजदीक वाले का गुना नजदीक वाले से कितना हो गया, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 405 मल्टीप्लाई बाई 125। बाई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, बाई बराबर अंडर रूट कितना हो गया, 405 मल्टीप्लाई बाई 125। अब इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसी प्रकार फैक्टर तोड़ के अंडर रूट निकाल 225। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात पूछेगा प्रश्न में, फिर द्वितीयानुपात निकालने के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, प्रथमानुपात पूछा जाएगा।
क्या? प्रथमानुपात। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, चौथा चतुर्थानुपात का मतलब क्या है कि फर्स्ट अनुपात दिया हुआ है, सेकंड अनुपात दिया हुआ है और थर्ड अनुपात दिया होगा। तो पूछा क्या जाए, चौथा अनुपात निकालना है। चौथा अनुपात हमको नहीं पता है, एक्स मानते हैं। अगर ये चार संख्याएं दी हुई है समानुपातिक के रूप में, तभी समानुपातिक का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, नजदीक वाले से नजदीक वाले का गुना और दूर वाले से दूर वाले का गुना। तो यहाँ क्या हो जाएगा गुना, 80 मल्टीप्लाई बाई 88 इज इक्वल टू 64x। यहाँ x मल्टीप्लाई होगा ना दूर वाले से दूर, काटेंगे। 8 8 64, यहाँ 8 दो बार है तो एक 8 बार यहाँ कटा 11, और एक 8 से यहाँ 10 मतलब कटा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 110। ए नंबर ऑप्शन। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो एक लाइन में आप सवाल बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पी और क्यू के लाभ का अनुपात कितना है, 5:8। और उसकी निवेश समय अवधि का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो उसका निवेश का अनुपात यानी कितना अनुपात में वो पैसा लगाया था, वो अनुपात निकालना है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट समझिए, हमने कोई रोजगार शुरू किया है और दो पार्टनर हैं। एक लगाया है 1,000 रुपया और दूसरा लगाए हैं 2,000 रुपया। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दूसरा आदमी पहले से क्या दुगना पैसा लगाया है। अगर मानते हैं कि 300 रुपये का प्रॉफिट होगा, ये क्या हो गया प्रॉफिट, 300 रुपये का। ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, निवेश। ये इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर 300 रुपये का प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, तो यानी फर्स्ट आदमी का कितना होगा, 100 रुपया, और सेकंड आदमी को क्या मिलना चाहिए, 200 रुपया। यानी जिस रेशियो में पैसा लगाए हैं, हमें उसी रेशियो में प्रॉफिट होना चाहिए, यानी 1:2, और प्रॉफिट भी 1:2 का होना चाहिए। तो यहां से हमें क्या मिला, प्रॉफिट का वही अनुपात होता है जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात होता है, यानी प्रॉफिट को भी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटना है। ठीक है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि ये भी 1,000 लगाया है और दूसरा भी 1,000 लगाया है, लेकिन इसका समय अब क्या है, अगर ये 1 साल के लिए लगाया है और ये 2 साल के लिए लगाया, यानी 1 साल के बाद ये पैसा अपना निकाल लिया और ये क्या हुआ, 2 साल तक पैसा रहने दिए। अब यहाँ 300 रुपये की लाभ हो रही है, तो अब क्या होगा, अभी भी इसका पूंजी तो समान है, लेकिन समय तो अलग अलग है। तो इसका भी अब क्या मिलना चाहिए, इसको 1 मिलना चाहिए, 100, और इसको क्या मिलना चाहिए, 200 मिलना चाहिए। यानी यहां से क्या मिला, यहां से भी यही मिला कि समय के अनुपात में ही प्रॉफिट होना चाहिए, यानी प्रॉफिट भी किसके अनुपात होना चाहिए, T1:T। अगर दोनों, अब सवाल उठता है कि जब ये प्रश्न में अलग अलग रहे तब तो ठीक है, लेकिन अब सवाल में समय भी दिया हो अलग अलग और इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग दिया हो, तब प्रॉफिट का क्या रेशियो होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो होगा फर्स्ट का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट का टाइम रेशियो, सेकंड का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई सेकंड का टाइम। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां से प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रॉफिट का रेशियो हमें पता है कितना है, 5 और 8। लिख लेते हैं, P/Q के रूप में क्यों नहीं लिखते हैं, 5/8। ऊपर में क्या है, P का प्रॉफिट। तो P का इन्वेस्टमेंट तो हमको नहीं पता है, और इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाई बाय टाइम, लेकिन P का टाइम कितना है, 3 हमको पता है, डिवाइडेड बाय
रेशियो को पी बटे क्यू के रूप में। ये तो इन्वेस्टमेंट, ये क्या आया, प्रॉफिट आ गया ना, और प्रॉफिट पी का दिया हुआ है, नीचे क्यू का प्रॉफिट लिखना है। तो सेकेंड का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड का टाइम कितना है, 5। ये दोनों प्रॉफिट इक्वल होगा, प्रॉफिट का रेशियो। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को रहने देते हैं, यहाँ से 3 और यहाँ से 5 को हटाते हैं, तो ऊपर में देखिए तो यहाँ 3 इस साइड इक्वल टू के इस साइड 3 ऊपर में है, तो इक्वल टू को उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन तरफ जाएगा, यानी 5/8 ऊपर से यहाँ आएगा, नीचे चला जाएगा 3, और नीचे वाला जो है बटा में है उस साइड जाएगा, इक्वल टू के उस साइड, तो क्या हो जाएगा, भागा में जाएगा। यानी फर्स्ट का इन्वेस्टमेंट रेशियो सेकंड का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 25/24, और इसी को रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, 1:2 बराबर कितना हो गया, 25/24। ये आंसर आ गया, कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 336 है। 8 संख्याओं का योग 336 है, तो औसत ज्ञात करेंगे। औसत बराबर क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। देखिए राशियों का योग कितना दिया हुआ है, 336, और राशियों की संख्या कितनी है, 8। डिवाइड करना, 8×4 = 32, एक 8×9 = 16, कितना आ गया, 42। सी नंबर ऑप्शन। ये फार्मूला है, याद रखिएगा, हमेशा काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 के विभाजकों की संख्या यानी गुणनखंड की संख्या, पहले समझिए गुणनखंड होता है क्या, 12 का। तो गुणनखंड का मतलब होता है इसको दो भागों में गुना के रूप में तोड़ना। गुणनखंड का मतलब दो भाग के गुना के, जैसे 1×2 12 हो गया, 2×6 12 हो गया, 3×4 12 हो गया। इसमें से कोई एक लेते हैं, जैसे एक, अब एक इसका 12 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। फिर क्या हो गया, 2 भी 12 का गुणनखंड है, 3 भी 12 का गुणनखंड है, 4 भी 12 का गुणन, 6 12 का गुणनखंड हुआ, और 12 12 का गुणनखंड हुआ। ये सभी क्या आ गया, इसके गुणनखंड हो गया। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुणनखंड की संख्या कितने हैं, तो कितने आ गए, 3 और 3 6, सी नंबर ऑप्शन। लेकिन ये कब निकाल दिया, जब ये संख्या छोटा था, तो गुणनखंड की संख्या डायरेक्ट काउंट कर ली। जब ये संख्या बड़ा हो गया ना, तो इस प्रकार से गुणनखंड निकालना आसान नहीं होगा। दो कॉन्सेप्ट और समझिए, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, एक होता है, सबसे छोटा गुणनखंड, छोटा गुणनखंड। और सबसे बड़ा गुणनखंड उस वो संख्या खुद होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, खुद होता है ये संख्या, यानी 12। अब टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये तो संख्या का गुणनखंड हो गया, ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 4, ये दो क्या है, अभाज्य संख्या है, और 4 × 12। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के पावर 1। ये सब क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। फैक्टर तोड़ने के बाद टोटल, अब अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है, एक बार पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितने हुआ, ये भी अभाज्य संख्या है, ए अभाज्य संख्या है, ए अभाज्य संख्या, तो 1 2 3, यानी पावर 2 के पावर में कितना है, 2, और 3 के पावर में कितना है, 1, यानी सभी अभाज्य गुणनखंड के पावर को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ये क्या निकलेंगे, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब प्रश्न में तो अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा है, क्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंड। सिर्फ अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ पे नहीं है ना, देखिए 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है,
लेकिन सभी अभाज्य गुणनखंड तो नहीं होंगे ना, जैसे 4 क्या अभाज्य है, नहीं है, 6 अभाज्य है। तो टोटल अभाज्य, टोटल गुणनखंड की संख्या निकालना है। अभाज्य गुणनखंड लिखे ना, उसके फैक्टर, उसके जो पावर है उसमें एक बढ़ा के लिखेंगे। जैसे 2 का पावर 2 है, तो पावर 2 अब प्लस 1, पावर में एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3। नेक्स्ट का पावर लिखिए, 3 का पावर कितना है 1, उसके पावर में एक जोड़िए, और क्या कीजिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 2 से अधिक रहते, अगर 5 के पावर में कुछ रहता, तो सभी का पावर लिखते हैं और सभी के पावर को मल्टीप्लाई कर देते। 2 1 3, और 3 दूना कितने हो गए 6, टोटल फैक्टर की संख्या 6 निकला है। तो कितना भी बड़ा संख्या हो, अभाज्य गुणनखंड की अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, और टोटल गुणनखंड कहेगा तो ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या पूछना है। कह रहा है ये संख्या को अगर गुणा करेंगे तो इसमें कितने जीरो की संख्या होंगी। देखिए जब भी, लेकिन शुरू एक से होके लगातार बढ़ते जाएगा, तो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट संख्या, उसको डिवाइड करेंगे 5 से। एक से संख्या शुरू होके कहीं तक जाएगा और सब मल्टीपल में रहेगा, तो लास्ट डिजिट जो होगा उसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 20 आएगा। अगर जो ये भागफल प्राप्त हुआ, अगर उसमें फिर भी भाग लग रहा है 5 से, तो फिर 5 से भाग देंगे उस भागफल को, डिवाइडेड बाई 5, कितना 4। फिर भाग लग रहा है क्या 4 में 5 से, तो नहीं लग रहा है। अब क्या करें, जो दोनों भागफल आया उसको ऐड कर देंगे, क्या 20 प्लस 4 कितना हो गया 24। देखिए एक चीज समझिए, हम ये इसमें 5 से भाग देकर चेक क्या करते हैं, हम इससे 5 से भाग देकर ये चेक करते हैं कि इस संख्या में 5 5 5 कितने बार मल्टीपल आया है, यानी 5 के पावर कितना आया है टोटल, और इसी पावर से नंबर ऑफ जीरो बनता है। कैसे, जैसे 1 2 और 1 5 मिलाते हैं तो क्या बनता है 10, यानी अगर 2 के पावर 1 रहा और 5 के पावर 1, तो कितना बन रहा है 10 के पावर 1, यानी एक 5 और एक 2 से कितना बन रहा है, एक 10 बन रहा है। अगर 2 के पावर 4 रहे और 5 के पावर 3, तो कितने 10 बनेंगे, तीन ही पेयर तो बना, 2 और 5 का तीन ही पेयर, जो छोटा पावर 5 का है ना, तो यानी तीन ही पेयर बना 2 और 5 का, यानी नंबर ऑफ 10 कितने 10 के पावर 3, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या होगा 1 2 बच गया, यानी नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, दो ही, तीन ही बनेंगे। क्योंकि एक जीरो बनने के लिए एक दो और एक 5 मल्टीपल में होना जरूरी है, तभी एक जीरो बनेंगे। यहाँ 2 और 5 को चेक करना है कि कितने दो हैं। देखिए दो तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे इसमें, तो सबसे कम कौन आएगा 5 आएगा। तो हम 5 को ही क्यों ना पकड़े, हमें सिर्फ 5 को ही फाइंड आउट करना है कि इस मल्टीपल में कितने 5। दो बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है ना, दो की संख्या बहुत ज्यादा आएगी, तो दो नहीं चेक करते हैं 5। तो अगर इसमें 5 चेक करना है गुणनफल में, तो इस संख्या के लास्ट जो अंक हैं उसमें 5 से डिविजिबल करते हैं। 100 को 5 से डिविजिबल किए तो कितने आ गया 20। फिर जो भागफल आएगा उसको फिर से 5 से डिविजिबल करेंगे, फिर कितना आ गया, फिर 4। फिर और डिवाइड हो रहा है क्या, 5 से 4 ये नहीं डिविजिबल हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, जितने भागफल आ गए दोनों को ऐड कर देंगे, कितने आ गए इसमें 24। बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। 7 नंबर प्रश्न, ये संख्या दी गई है, इसमें कह रहा है कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। समझिए दो कॉन्सेप्ट यहाँ, एक स्थानीय मान का और एक जातीय मान। और जातीय मान की बात करें तो देखिए यूनिट डिजिट कितने हैं, 1 0 1 2 3 डॉट 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 9। इसमें किसी भी डिजिट का जातीय मान वो स्वयं होता है, यानी 9 का जातीय मान क्या होता है 9। 3 का जातीय मान अगर किसी में पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, किसी भी वैल्यू में, चाहे वो कितना बड़ा वैल्यू में क्यों ना हो, उसका जातीय मान वो संख्या खुद होता है। तो यानी इस संख्या में 7 का जातीय मान क्या हो गया, इसका जातीय मान 7 हो गया।
अब दूसरा आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान किसका? 65742 3। स्थानीय मान का इसमें देखिए तो स्थानीय मान में क्या रहा है? स्थान और मान, यानी उस स्थान का मान। देखिए इस स्थान का मान क्या है? यूनिट है, इकाई है। और इस स्थान का मान क्या है? दहाई है। इस स्थान का मान क्या है? सैकड़ है। इस स्थान का हजार। और यहाँ 10,000। और ये लाख। ये सब चीज तो आप जानते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि 7 का स्थानीय मान। यहाँ पे जो डिजिट है, यहाँ पे प्लेस, इस प्लेस का मान क्या है? 1000 है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू बैठेगा वो अपने साथ क्या लेके बैठेगा? 1000 लेके बैठेगा। यानी यहाँ 7 है तो 7 पे क्या बैठेगा? 1000। यानी इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 7,000। ठीक है। हम लोग बचपन में क्या सीखे थे कि जिसका स्थानीय मान लिखना हो उस वैल्यू को लिख लेते हैं, और उस पे जितना बाद में जितने उस अंक के बाद जितने भी डिजिट हो सबके लिए क्या करते हैं? जीरो एक एक बैठा लेते हैं। तो यानी 3 अंक है इसके बाद, तो तीनों के लिए एक एक जीरो। यानी क्या हो गया? 7,000। तो उस समय तो सिर्फ हम लोग रट के ये याद कर लिए थे कैसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो आप यहां समझें। यानी इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 7,000। और प्रश्न में कह रहा है स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान कितना होगा? 7। उसका अंतर पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? अंतर करेंगे तो 6,993। ये हमारा आंसर हो गया, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, 3 के क्रमागत गुणजों का योग कितना है? 72। अब गुणज क्या होता है ये समझते हैं। जो हम टेबल पढ़ते हैं ना, पहाड़ा, 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, ये सभी 3 के गुणज हैं। ये सभी क्या है? 3 के सभी गुणज हैं। 3 है जो 3 का गुणज है, 6 भी 3 का गुणज है, 9 भी। ये सभी क्या है? गुणज। तो अगर इसका टेबल पढ़ते जाएं तो क्या हो जाएगा? अनंत तक पढ़ते चले जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। यानी गुणजों की संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है, इसका कोई अंत नहीं है। तो सबसे छोटा गुणज क्या होता है? तो सबसे छोटा गुणज वो संख्या स्वयं होती है। सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज स्वयं वो संख्या होती है। ठीक है, गुणज समझ गए आप क्या होता है। अब प्रश्न में कह रहा है 3 क्रमागत गुणज का योगफल कितना है? 72। देखिए कोई भी क्रमागत संख्या ऑड के रूप में हो, जैसे 3 हो, 5 हो, 7 हो, उसकी बीच वाले संख्या उसका क्या होता है? एवरेज होता है। क्या होता है बीच वाली संख्या? बीच वाली संख्या एवरेज होता है। यहाँ 3 संख्या है क्रमागत रूप में और उसका योग कितना है? 72। इसका एवरेज तो निकाल सकते हैं ना, एवरेज। तो एवरेज किसी संख्या का, फर्स्ट क्वेश्चन यही था ना, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन। संख्याओं का एवरेज क्या होता है? योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का टोटल नंबर ऑफ संख्या 3। कितना आ गया? 24 या 72। यानी ये संख्या कितने हैं? 3 है। तो यानी फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। तो बीच वाले संख्या क्या हो गए? एवरेज हो गया। कितना? 24। ये बीच वाले संख्या निकल रहा है। हमें प्रश्न में पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? ये वाली संख्या होनी चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए कोई भी, किसी भी संख्या का गुणज, किसी भी संख्या का गुणज अगर लगातार हो तो उसके बीच डिफरेंस देखिए आप कितना का आ रहा है। तो उसके बीच डिफरेंस उसी संख्या का आएगा। जैसे यहां से यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ यहाँ देखिए 3 का डिफरेंस, यानी यहाँ यहाँ देखिए 3 का डिफरेंस, यानी यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 3 का होगा। यानी यहाँ से 3 पहले वाली संख्या कितनी होनी चाहिए? 21,
और इसके 3 बाद वाले संख्या, बीच वाले के 3 बाद वाली संख्या कितनी होनी चाहिए? 27। यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 27। सी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ प्रश्न में गिवन है 4 के पावर 11 है, तो ठीक से लिखा गया नहीं है। 7 के पावर 5 है और 11 के पावर 2। यहाँ प्रश्न में गिवन है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए कोई भी संख्या था उसका गुणनखंड हमें ऑलरेडी करके दिया है, यानी प्रश्न को आसान बना दिया गया। सिर्फ ये देखना है कि जो गुणनखंड दिया गया उसमें अभाज्य संख्या का गुणनखंड है कि भाज्य संख्या का। देखिए बेस चेक करते हैं, इसके लिए अभाज्य, बेस में अभाज्य है या नहीं ये चेक करते हैं। 11 अभाज्य है क्या? अभाज्य है। 7 अभाज्य है क्या? अभाज्य है। लेकिन 4 अभाज्य है क्या? नहीं, 4 अभाज्य नहीं है, 4 भाज्य संख्या है। तो 4 को अभाज्य संख्या के रूप में कैसे तोड़ेंगे? तो 2 को पावर 2, 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी 4 की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2, और इसका पावर कितना है? 11 इस टू 7 के पावर 5 इस टू 11 के पावर 2। देखिए a के पावर m के पावर n, इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो a के पावर, पावर जब ये ब्रैकेट टूटता है तो पावर क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 2। अब हम इससे पहले जो 2-3 प्रश्न पहले हम बताए थे अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या बताया था? तो पहले अभाज्य फैक्टर के पावर के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद अगर अभाज्य गुणनखंड कर रहा है तो सबको पावर को क्या कर लेंगे? ऐड सिर्फ कर लेंगे। यानी 22 प्लस 5 प्लस 2, ये क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 22 से 7 कितना हो गया? 29। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच अंतर कितना है? 36। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या क्या हो गया? 25 ले लेते हैं, और इसके अंकों के स्थान बदलेंगे तो क्या बनेगा? 52 बनेगा। अंकों के स्थान बदल दिए। अब दोनों का अंतर लेते हैं ना, दोनों का अंतर, जो अंतर आएगा, कितना अंतर आएगा? 27 आएगा। इस अंतर को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये दोनों संख्या का अंतर आ जाएगा, दोनों डिजिट का अंतर आएगा। जिस देखिए 27 को डिवाइड करते हैं, 9 की 27 3। देखिए तो यहाँ दोनों डिजिट का अंतर कितना है? 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3। यानी दोनों अंकों का अंतर ज्ञात करने के लिए, यानी x माइनस वाई ज्ञात करने के लिए, अगर इसको x मानते हैं और इसको y, तो इसका अंतर ज्ञात करने के लिए अंकों के स्थान बदलने पर दोनों का जो अंतर होता है, यानी 36 का अंतर है, उसे 9 से डिवाइड करते हैं। कितना आ गया? 9 चौका 36। यानी कितना आ गया अंतर? ए नंबर ऑप्शन। अगर योग ज्ञात करना हो तो योग ज्ञात करने के लिए, अंकों का योग ज्ञात करने के लिए उसके योग, किसका किसका योग? तो वो संख्या और उसके अंकों के स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या, ये संख्या है, और इसके अंकों के स्थान बदलने पर ये संख्या प्राप्त हुआ, तो ये दोनों का योग को 11 से डिवाइड करते हैं तो इसका क्या प्राप्त होगा? जैसे एग्जांपल में चेक कर लेते हैं। इसका 25 संख्या है और इसके अंकों का स्थान बदले हैं तो कितना हो गया? 52। दोनों का योग करते हैं तो कितना आ गया? यानी x प्लस वाई और निकाल रहे हैं क्या? तो 77 डिवाइडेड बाई 11 कितना आ गया? 7। देखिए तो दोनों का अंकों का योग 7 है, 5 प्लस 2 7 आ गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर अगर दिया हो तो उन दोनों डिजिट का अंतर कितना होता है? तो उस अंतर को डिवाइडेड बाय 9 करेंगे। अगर योग ज्ञात करना हो तो दोनों संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय 11 करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई विषम संख्या है तो निम्नलिखित में कौन सम संख्या है? जैसे दो विषम संख्या ले लेते हैं, 3, 5, 7, 9। देखिए, दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। जैसे 5, 3 कितना हुआ? 8, 9, 7, 16। ये ऑलवेज दो विषम संख्या यानी ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, एलवेज होता है हमेशा। यानी कह रहा है सम प्राप्त करना है तो सम करना है तो दोनों संख्या को सिर्फ जोड़ दो। कौन सा आ गया? ए नंबर ऑप्शन। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी याद रहे तो क्या करते हैं ना, इस संख्या को मान लेते हैं कुछ। जैसे एक्स और वाई ऑड नंबर लेना है तो एक को 3 ले लिए, दूसरा को 5 ले लिए। क्या आ गया? देखिए तो सम आ रहा है, तो सम आ रहा है तो यानी दोनों को ऐड करने पर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 15 है। और उसके अंकों का बीच का अंतर कितना है? 3। देखिए जो एक्स प्लस वाई दिया हुआ है कितना? 15। और एक्स माइनस वाई कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि संख्या क्या हो सकती है? संख्या क्या है? देखिए, दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हुआ हो तो एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या निकालने का क्या तरीका बताया था हमने? कि योग और अंतर को जोड़ लेना है। तो 15, 3, 18 और उसको डिवाइड करना है 2 से। कितना आ गया? 9। यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। वाई का वैल्यू, तो क्या करना है? अगर छोटी संख्या निकालना हो तो दोनों को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो 15 - 3 कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाई 2। 2 से ही डिवाइड करना है, कितना आ गया? 6। 6 और 9 से बनी संख्या कौन कौन सी संख्या बनेगी? एक तो 96 बनेगी और एक क्या बनेगी? 69। और ये यानी दोनों होगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया हुआ? 13 का पावर 2003 13 के पावर में है। इसका यूनिट अज्ञात करना है। देखिए, हमें यूनिट अज्ञात करने के लिए पहले बेस को देखेंगे, बेस को अलग करेंगे और दूसरा पावर को अलग करेंगे। बेस में क्या प्रोसेस करते हैं और पावर में क्या प्रोसेस करते हैं? अगर बेस में कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, इसके पावर में, ठीक है, ये बेस है और इसके पावर में संख्या है। ये कितनी बड़ी संख्या बेस में क्यों ना हो, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी सब कहीं जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बाकी संख्या को हटा लेते हैं और पावर को सिर्फ बेस में यूनिट डिजिट को लिखते हैं। ये तो बेस का प्रोसेस कर रही है। हम पावर का क्या प्रोसेस करते हैं? तो पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। कितना से? 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करते हैं पावर को। देखिए, और 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कि लास्ट लास्ट दो अंक 4 से डिवाइड करना हो। तो यानी अब कह सकते हैं कि पावर में भी कुछ भी क्यों ना हो, पावर में भी कुछ भी क्यों ना हो, हम पावर के लास्ट दो डिजिट को देखते हैं। यानी कह सकते हैं कि 3 के पावर 4 3 ही सिर्फ हमको मतलब है। अगर पावर को अब इसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखना है। 4 से डिवाइड करने के बाद यानी 43 को 4 से डिवाइड करते हैं पावर को, उसका रिमाइंडर देखते हैं। 3 रिमाइंडर, 4 दहा को 40। यानी अब इसके पावर में क्या रखेंगे? रिमाइंडर। बेस के पावर में रिमाइंडर रखेंगे और इसका प्रोसेस करेंगे। 3 3 9 9 27 और इसका जो रिजल्ट का जो यूनिट डिजिट हुआ वही हमारा यूनिट डिजिट प्राप्त होगा। यहाँ तो आप समझने के लिए बताया आपको। अब इसका हमें प्राप्त करना है ना। यहाँ से तो एक को हटा दिए तो हमें बचा कौन? 3। और उसके पावर में क्या देखना है? लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट मतलब 03। अब 03 में क्या भाग लग रहा है? 4 से नहीं भाग लग रहा है, यानी रिमाइंडर कितना होगा? 3 ही होगा। इसका प्रोसेस करेंगे तो
3 तिया 9, 9 तिया 27, और रिजल्ट का यूनिट डिजिट कितना आया 7, तो यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यों की संख्या। देखिए अब इससे पहले हम लोग शून्यों की संख्या ज्ञात किए थे, तो उसमें क्या रह रहा था 1 2 3 4, ये संख्या 1 से स्टार्ट हो रही थी और आगे की ओर बढ़ रही थी। अब ये संख्या क्या कर रहे हैं 10 20 30, यानी 10 स्टार्ट होके मल्टीप्लाई होते जा रहा है। यहाँ 10 से नहीं स्टार्ट हुआ है, 1 2 से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्या करते गया कि सब में 10 से मल्टीप्लाई करते गए। जैसे देखिए 1 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया, 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 20 हो गया, 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 30 हो गया, यानी सब में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ से अगर 10 10 हम निकाल लें सब से, तो यहाँ देखिए तो कितने संख्या है 100 में भी 10 से, यानी 100 संख्याएं होंगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई इसी संख्या को ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 100 तक इक्वल टू, सब से 10 10 निकाले तो 10 को 10 हो जाएगा, तो 10 को 10 100 को 10 हो जाएगा ना, तो यानी 10 के पावर 100 लिख सकते हैं, यानी 100 को 10 मल्टीप्लाई रहेगा, इसको 2 को 10 10 के रूप में मल्टीप्लाई हो, इसको क्या लिखेंगे 10 के पावर 2, 10 10 10 3 को मल्टीप्लाई के रूप में हो, तो इसको क्या लिखेंगे 10 के पावर 3। उसी प्रकार यहाँ से सबसे कलेक्ट करके एक जगह इधर लिख दिए हैं, तो यानी 10 10 10 डैश 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 100 संख्या है, तो यानी 10 के पावर कितना लिखेंगे इसको 100 लिखेंगे, यानी 100 जीरो, और जितना जीरो उतना संख्या, जैसे देखिए जितना पावर उतना जीरो, जैसे यहाँ क्या होगा 100 इसका, तो यानी इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2, यानी जितना जीरो उतना ही 10 के पावर, यानी जितना पावर रहेगा उतने ही जीरो। यहाँ से यहाँ तक तो ई वाला संख्या में तो 10 100 वो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तो अभी प्राप्त नहीं हो पाया है, यहाँ से यहाँ तो प्राप्त करना है हमें, तो यहाँ से यहाँ प्राप्त करने के लिए क्या पहले वाला ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यहाँ से यहाँ 100 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ गया है 20, फिर जो भागफल आया 20 उसको 5 से डिवाइड करेंगे 4 आया, और डिवाइड हो रहा है नहीं, तो 20 और 4 कितना हो गया 24, यहाँ तक 24 हो गए, और आगे यहाँ पे 100 पहले ही काउंट कर लिए हैं, तो कितने हो गए टोटल 124 संख्याएं, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि एक संख्या एक सात से विभाजित तो x प्लस 1 इज टू x प्लस 2 का वैल्यू ज्ञात करें। देखिए 7 से विभाजित कौन संख्या होगी, तो 7 से वही संख्या विभाजित होगा जो इसका मल्टीपल होता है, जैसे 7 14 21 28, ये सब क्या है इसके मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल यानी गुणज, और गुणज ही उस संख्या से डिवाइड होता है। तो 7 का सबसे छोटा गुणज क्या है 7 है, तो हम x का वैल्यू 7 से ही रख के क्यों ना देखें, क्योंकि एक संख्या 7 है x है जिसको 7 रखते हैं, तो 7 तो 7 से डिविजिबल है, यानी 7 से ही चेक करते हैं, तो यहाँ 7 यहाँ वैल्यू रखेंगे 7 प्लस 1 8 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 7 अदू 9 हो गया। अब देखते हैं यहाँ की किससे ये संख्या जो रिजल्ट आया किससे विभाज्य नहीं है, 7 से तो विभाज्य होगा ही नहीं जी। अब आ रहा है 5 से, क्या 5 से विभाज्य है नहीं। अब चेक करते हैं 2 और 3 में, 2 और 3 से विभाज्य है, तो 2 को तो आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं x कोई संख्या है उसका एक अगला और फिर उसके अगला, यानी कह रहे हैं कि दो लगातार संख्या, ये दोनों क्या है लगातार संख्या, जैसे 7 7 1 8 और 9, कोई भी दो साल लगातार संख्या 7 के मल्टीपल ही नहीं की बात कर रहे हैं, कोई भी दो लगातार संख्या लेने की बात कर रहे हैं 9 10 10 11, कोई भी दो लगातार संख्या ले रहे हैं उसका मल्टीपल हम कर रहे हैं, तो उसमें तो एक सम संख्या आ रहा है दूसरा विषम संख्या आ रहा है, लेकिन सम संख्या जितने आएंगे वो सम संख्या तो 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन क्या 3 में आए विषम संख्या 3 से डिविजिबल होगा,
एक सम आएगा एक विषम, तो क्या सभी विषम संख्या 3 से डिविजिबल होगा? यहाँ तो 3 से डिविजिबल है विषम संख्या, ये भी डिविजिबल है, लेकिन आगे चल के एक ऐसा विषम संख्या आएगा जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी 2 से ये संख्या हमेशा डिविजिबल होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।